आजकल आप लोग खूब कृषि आतंक के बात के बारे में सुन रहे होंगे। आखिर ये क्या है एग्रो टेररिज्म और ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। तो काश पटेल ने अपने एक्स पोस्ट में फ्यूजीरियन फ्यूजीरियम गेमिनियरम को एग्रो टेररिज्म एजेंट यानी कृषि आतंकवाद का हथियार बताया है। एग्रो टेररिज्म कृषि से जुड़े अपराधों यानी एग्रो क्राइम का ही एक हिस्सा है। हालांकि इन दोनों में काफ़ी अंतर भी है और इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी आबादी की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति को बाधित करने के मकसद से उसकी फसलों या फिर पशुधन पर हमला किया जाए। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के लिए साल 2020 में शिवनारायण दत्ता, वनलाल मुवाका और संजय कुमार द्विवेदी ने इससे ने मिलकर एक स्टडी की थी। और आप देखते हैं कि और इसके मुताबिक कृषि को नष्ट करने के इरादे से बायोलॉजिकल एजेंट्स का जानबूझकर इस्तेमाल करना ही एग्रो टेररिज्म कहलाता है। इसका इस्तेमाल कृषि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक ढांचे को गंभीर रूप से अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है, खासतौर पर खाद्य फसलों कृषि आधारित उद्योगों को निशाना बनाकर। और इस तरह के हमले छिपे हुए होते हैं, लेकिन ये उन देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर होती हैं। और इस तरह के हमले में हानिकारक बैक्टीरिया या फिर वायरसों के जरिए कृषि क्षेत्र पर हमला किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन चौपट हो जाता है और पर्यावरण को भी इससे क्षति पहुंचती है। अब बात आती है कि क्या है एग्रो टेररिज्म का इतिहास। बायोलॉजिकल हथियारों से जंग कोई नई नहीं है। अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मास्टेजनम में कृषि अपराधों पर एक अध्ययन किया गया। इसके मुताबिक बायोलॉजिकल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल 19वीं सदी में पश्चिमी देशों में इस्तेमाल हुआ था। और आप देखिए इसी अध्ययन में बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कोलोराडो पोटैटो बीटल कीट के जरिए ब्रिटेन की आलू की फसल को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। कुछ जानकारों के अनुसार इंग्लैंड में इन कीटों की मौजूदगी से ये संकेत मिले कि शायद 1943 में छोटे पैमाने पर यह हमला किया गया था। कृषि से जुड़े मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा का कहना है, अभी तक दुनिया भर में जो मामले आए उनमें जानवरों पर ऐसे हमले ज्यादा देखे गए हैं। वो कहते हैं कि ऐसे हमलों के बाद जानवरों की प्रोडक्शन कैपेसिटी एकदम जीरो हो जाती है। कितना खतरनाक है। काश पटेल और अमेरिकी न्याय मंत्रालय के बयानों में बताया गया कि जिस फंगस की तस्करी के आरोप में चीन की नागरिक गिरफ्तार की गई है, उसने न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों में भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और साथ ही ये हर साल दुनिया भर में अरबों खरब डॉलर के आर्थिक नुकसान का भी कारण है। और आप देखेंगे इसमें कि कृषि से जुड़े मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा का कहना है कि ये हमला देखने में भले ही कम स्तर पर का लग सकता है, लेकिन इसका असर बड़ा है। वो कहते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी पर हमला करने का आसान सा तरीका है जो किसी देश की उत्पादन क्षमता पर बहुत बुरी तरह से असर कर सकता है। क्या भारत को भी इससे खतरा है? भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां एक बड़ी आबादी इस पर आश्रित है। गेहूं, चावल, ड्राई फ्रूट्स, दाल, गन्ना समेत कई अनाज सब्जियां का यहाँ सबसे अधिक उत्पादन भी होता है जो विदेशों तक भी जाता है, हम लोग बेचते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका का जरिया देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी करीब 20% है। और हम लोग कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में भारत के लिए ये फंगस, वायरस या फिर बैक्टीरिया से फसलों या फिर जानवरों पर होने वाले हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं। और देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि भारत में इस वक्त 173 एलियन इन्वेसिव स्पीसीज हैं। इन्वेसिव स्पीसीज वो होते हैं जो किसी देश में खूब पाई जाती हैं, लेकिन वो अगर हमारे देश में लाई जाए तो खतरा पैदा करेंगी। ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि इन्हें नियंत्रित कर पाना कठिन होता है। और इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि अमेरिका से गेहूं मंगवाने के क्रम में उसके साथ लेंटाना कैमरा भी आया। आप देखिए कि सारे देश में ये फैल हो गया है। इसका नुकसान भारत को हो रहा है और इसे नियंत्रित करने पर भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेंटाना कैमरा एक झाड़ीदार पौधा है जो भारतीय जंगलों के लिए खतरनाक बना है। देवेंद्र शर्मा का कहना है कि इन बैक्टीरिया या फंगस की दुनिया के किसी भी देश से अपने यहाँ एंट्री हो सकती है। हमें बस ये देखना है कि हमारे सिस्टम के अंदर ना आ सके।
कैसे हो सकता है इसका बचाव, ये भी सवाल आता है। हाल ही में भारत से अमेरिका भेजे गए करीब $5 लाख के आम को नष्ट करना पड़ा था। इसके पीछे उन दस्तावेजों में कमी को कारण बताया गया जो आम में होने वाले कीटों को नष्ट करने की प्रक्रिया के बाद जारी होते हैं। और इसी वाक्य का उदाहरण देते हुए देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि 140 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है। देश की खाद्य सुरक्षा इसलिए सबसे अहम है। हमारे देश में ये अप्रोच है कि कोई बात नहीं, कीड़ा आ गया तो क्या हो गया। अमेरिका अभी तक आम में एक कीड़ा हो तो भी उसको देश में नहीं जाने देता है। और डीआईडीओ के अध्ययन के निष्कर्ष में इस बात का जिक्र है कि जिस देश में निगरानी के लिए कड़ी व्यवस्था है और जो रोग जनकों का तेजी से पता लगाकर उसे कम करने में सक्षम है, उनको निशाना बनाए जाने की संभावना भी उतनी ही कम है। और देखिए, डीआईडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। देवेंद्र शर्मा इसके लिए सैनिटरी और सैनिटरी नियमों का कड़ाई से पालन करने की को जरूरी बताते हैं और इन्हें एसपीएस कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ ने किसी देश को सुरक्षित खाद्य उत्पाद, जानवरों और पेड़ पौधों की कीटों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाए थे। डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि भारत को एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ानी होगी ताकि कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस यहाँ पहुँच कर बड़ा रूप ना ले। तो यही कहानी है कृषि आतंकवाद की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। एग्रो टेररिज्म